अभी जेनेटिक कोड की बात करेंगे। हमने पहले रेप्लिकेशन पढ़ लिया है, ट्रांसक्रिप्शन भी, और हमने देखा था रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों में ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र होती है वो न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड के बीच ही होती है, और वो भी किस तरीके से, किस लॉ के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन की, मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए के पास पहले से जाती है और आरएनए से जाती है प्रोटीन के पास। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन। लेकिन आरएनए में जो मोनोमर्स हैं या आरएनए जो जिस चीज़ का पॉलीमर है वो किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। लेकिन जो प्रोटीन्स हैं वो तो पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के, और अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड के बीच किसी भी तरह का क्या नहीं लग सकता, कौन सा लॉ नहीं लग सकता, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी यहाँ फॉलो नहीं किया जा सकता। तो फिर किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है प्रोटीन के पास, यही हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ तो कंप्लीमेंटरिटी वाला रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि एक तरफ है न्यूक्लियोटाइड और दूसरी तरफ है अमीनो एसिड। तो इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए ये समझ नहीं आता। हाँ, इस चीज़ के एविडेंसेस मिलते थे कि अगर जेनेटिक मटेरियल में न्यूक्लिक एसिड में कोई चेंज आता है तो प्रोटीन्स में भी चेंज दिखाई देता है, प्रोटीन में भी चेंज दिखाई देता है। मीन्स इससे ये अंदाज़ा लगता है कि ज़रूर जेनेटिक जो मटेरियल है उसका सीक्वेंस, जो प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, वो किसी न किसी तरह से प्रभावित होता है उससे। तो हम जेनेटिक कोड की बात करेंगे। यही जेनेटिक कोड कि किस तरह से कौन से लॉज के द्वारा, कौन से रूल्स के द्वारा वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए से प्रोटीन्स के पास पहुंचती है। तो हम सबसे पहले वही किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या हिस्ट्री है इसकी, उसी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने जेनेटिक कोड के बारे में कुछ बताया। वो क्या है कि जो डीएनए है या आरएनए है ना, वो उनके पास जो मोनोमर होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ये हमने आरएनए ले लिया ये, और आरएनए के पास जो मोनोमर होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक ए वाला होता है, एक सी वाला, एक यू और एक जी, 4 टाइप के होते हैं। जबकि जो प्रोटीन्स की जो चेन होती है, या ये कहो कि उसमें जो अमीनो एसिड होते हैं वो 20 टाइप के होते हैं, 20 डिफरेंट टाइप के होते हैं, 20 टाइप। ओके, तो एक तरफ जो कोडिंग है उसमें केवल 4 टाइप के डिफरेंट टाइप के बेस हैं, जबकि यहाँ 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड हैं। तो किस तरह से ये 4 टाइप के केवल 20 टाइप के अमीनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे सीक्वेंसेस को डिटरमाइन करने के लिए। तो जॉर्ज गैमो ने बताया कि वो जो भी जेनेटिक कोड है, तो जेनेटिक कोड की जो यूनिट होगी उसे हम कोडॉन बोलते हैं। आज की भाषा में क्या बोलते हैं, कोडॉन, ठीक है। तो वो कोडॉन एक बेस का नहीं बना होगा, एक न्यूक्लियोटाइड का नहीं बना होगा, एक से ज़्यादा का बना होगा, ऐसा जॉर्ज गैमो ने बताया। क्योंकि अगर वो कोडॉन केवल एक न्यूक्लियोटाइड का बना हो तो फिर वो केवल 4 ही अमीनो एसिड कोड कर पाएगा, तो एक से ज़्यादा तो वो क्या 2 का होना चाहिए। हाँ, अगर ये 2 का हुआ
तो 2 के हिसाब से ये कितने टाइप के कोडॉन हो जाएंगे? 16 टाइप के कोडॉन हो जाएंगे। अगर कोडॉन दो न्यूक्लियोटाइड का बना है या 2 बेस का बना है तो 16 टाइप के कोडॉन हो जाएंगे। फिर भी अभी अमीनो एसिड 20 हैं, ज़्यादा हैं। तो उन्होंने बताया कि जरूर 3 का या 4 का होना चाहिए, और अगर ये कोडॉन 3 बेसिस से बना है तो ये 64 टाइप के कोडॉन बनते हैं। 64 टाइप के कोडॉन बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो 64 टाइप के कोडॉन हो गए, और वो कोड करते होंगे 20 टाइप के अमीनो एसिड को। तो यही प्रोबेबली यही होना चाहिए कि कोडॉन में 3 बेस होने चाहिए। तो ये जॉर्ज गेमो का एक अंदाजा है। जॉर्ज गेमो ए फिजिसिस्ट है ना, तो ये कोई बायोलॉजिस्ट नहीं, ए फिजिसिस्ट है। आर्ग्यूड दैट सिंस देयर आर ओनली 4 बेसिस and if they have to code for 20 amino acid, the code should constitute a combination of 4 bases. He suggested that in order to code for all the 20 amino acid, the code should be made up of 3 nucleotides. ठीक है, तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड का होगा, तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन का रूल फॉलो करते हुए ये कितने कोडॉन्स हो जाएंगे? 64 टाइप के कोडॉन्स हो जाएंगे, जो हम अभी टेबल बना के देखते हैं इसको। उससे पहले कुछ और साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी देख लेते हैं। मार्सेल नीरनबर्ग। तो मार्सेल नीरनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम, वैसे तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? सेल के अंदर, लेकिन इन्होंने सेल के बिना भी प्रोटीन सिंथेसाइज करने का तरीका बनाया। ठीक है, और इन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज की, और प्रोटीन में जो अमीनो एसिड, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो कौन डिसाइड करता है? आरएनए। तो इन्होंने जो आरएनए यूज किया उसमें सिर्फ यू था, मतलब सिर्फ यूरिडीन था। अब उस आरएनए जिसमें सिर्फ बेस कौन सा है? यूरेसिल है, और उसकी वजह से जो प्रोटीन कोड हुआ, जो प्रोटीन बना, उसमें सीक्वेंस फिर उसमें जो सीक्वेंस में अमीनो एसिड आए उसमें सभी अमीनो एसिड कौन से थे? फिनाइल एलिनीन। ठीक है, तो इन्होंने इनका जो कंट्रीब्यूशन है, एक तो सेल फ्री सिस्टम में इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस का तरीका निकाला, और दूसरा इन्होंने एक प्रोटीन सिंथेसाइज किया, और उसमें इन्होंने आरएनए लिया पॉली यू वाला, सिर्फ यूरेसिल बेस वाला इन्होंने आरएनए लिया। उसकी वजह से जो अमीनो एसिड ऐड हुए पॉलीपेप्टाइड में, वो सिर्फ अमीनो एसिड कौन से थे? फिनाइलएलनिन। तो इन्हें ये तो अंदाजा लग गया कि यू की वजह से जो अमीनो एसिड आ रहा है वो कौन सा है? फिनाइलएलनिन। ठीक है, और दूसरी बात, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल फ्री सिस्टम प्रोटीन विदाउट सेल फॉर्म बाई, तो मार्सेल नीरनबर्ग। ये दूसरे साइंटिस्ट हैं सेवेरो ओकोआ, और इन्होंने ये एंजाइम डिस्कवर किया, सिंथेसाइज किया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। और इस एंजाइम की मदद से इन्होंने आरएनए सिंथेसाइज किए, और आरएनए जो भी ये उस आरएनए में सीक्वेंस चाहते थे, अगर वो ए बेस वाला चाहते थे तो ए बेस वाला बनाया, सी बेस वाला चाहते थे तो सी बेस वाला बनाया, और वो भी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। तो इन्होंने आरएनए सिंथेसाइज किया इस एंजाइम की मदद से,
और डिफाइंड सीक्वेंस में, जैसा जो सीक्वेंस चाहते थे उस सीक्वेंस में, और वो भी बिना किसी टेम्पलेट की मदद से इन्होंने ये क्या बनाया, आरएनए बनाया। और इस आरएनए की मदद से जो मार्सेल नीरेनबर्ग ने वर्क किया था, प्रोटीन बनाया था, वही इन्होंने भी प्रोटीन्स बनाए, पॉली ए की वजह से, पॉली सी की वजह से। तो इन्होंने जो पॉली ए की वजह से, मीन्स वो आरएनए जिसमें केवल जिसमें केवल ए है, मीन्स हम ए वाला बेस है, एडेनिन वाला बेस है, तो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड आया वो आया लाइसिन। और जब पॉली सी यूज किया तो प्रोलिन अमीनो एसिड आया प्रोटीन में। तो बहरहाल इन्होंने डिफरेंट सीक्वेंस के आरएनए बना के वो होमोपॉलीमर भी बनाए, आरएनए के होमोपॉलीमर भी बनाए और आरएनए के कोपॉलीमर भी बनाए, है ना। कोपॉलीमर की अभी बाद में बात करेंगे। बहरहाल इन्होंने भी ये वर्क किया। अब ये है हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना ने भी आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया। आरएनए मॉलिक्यूल तो अभी किसने सिंथेसाइज किया था, ओकोवा ने भी सिंथेसाइज किया था और नीरेनबर्ग ने भी सिंथेसाइज किया था, लेकिन इन्होंने भी किया है। लेकिन इनके आरएनए की क्या खास बात है, तो डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, मीन्स आरएनए में जो भी बेस चाहते थे कि यहाँ ए होना चाहिए, यहाँ यू होना चाहिए, यहाँ जी होना चाहिए, जो भी बेस चाहते थे, है ना, उन बेस को डालकर ये आरएनए बना सकते थे। ये वाला मेथड इन्होंने एक तरह से डिस्कवर किया। तो अगर किसी आरएनए में सभी जो मोनोमर हैं वो एक टाइप के हों, जैसे अगर ए ही है हर जगह, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। लेकिन ऐसा है कि एक से ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल AU और AUG, है ना, AUG रिपीट कर रहा है बार बार, तो हम इसको होमोपॉलीमर ना बोल के क्या बोलेंगे, इसको कोपॉलीमर। तो ये तो कोपॉलीमर भी बनाने में कामयाब रहे, और होमोपॉलीमर तो पहले ही बना लिया था। किसने बनाया था, तो हम जानते हैं ओकोवा, है ना, सेवेरो ओकोवा। इन्होंने डिफाइंड सीक्वेंस और बिना किसी टेम्पलेट की मदद से, लेकिन ये डिफाइंड सीक्वेंस तो है, लेकिन बेसिस इसमें ऐसा नहीं कि जो बेस चाहें, एक या तो इसमें केवल ए होगा या सी होगा या यू होगा, जो भी, है ना। अच्छा, और ये जो भी साइंटिस्ट हैं, नीरेनबर्ग, ओकोवा या फिर हरगोविंद खुराना, इन्होंने लगभग एक ही समय पर काम किया है और एक दूसरे के कामों का बेनिफिट भी उठाया है, एक दूसरे के वर्क को यूज भी किया है। कि किसी ने एक मेथड डिस्कवर कर लिया तो उसने, दूसरे वाले साइंटिस्ट ने पहले वाले साइंटिस्ट का मेथड यूज करके आगे की रिसर्च कंटिन्यू की। ठीक है, तो हरगोविंद खुराना ने भी ये आरएनए मॉलिक्यूल और वो भी डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेस की मदद से प्रोटीन बनाए, है ना। तो फिर कई सारे कोडॉन डिस्कवर कर लिए नीरेनबर्ग ने, कुछ डिस्कवर किए हरगोविंद खुराना ने, और कुछ डिस्कवर किए सेवेरो ओकोवा ने। क्या, कोडॉन्स, ओके, कोडॉन्स। तो लगभग 64 कोडॉन्स होते हैं, ऐसा बताया
जॉर्ज गैमो ने। लेकिन 54 के आसपास इन साइंटिस्ट ने, हरगोविंद खुराना, मार्शल नीरेनबर्ग और सेवेरो ओकोआ ने 54 के आसपास पता लगा लिए कितने कोडॉन्स होते हैं, और रेस्ट ऑफ बाद में पता चले। फिर ये एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हॉली। रॉबर्ट हॉली ने टीआरएनए का पता लगाया, ट्रांसफर आरएनए का पता लगाया, और ये ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अडेप्टर मॉलिक्यूल का रोल प्ले करता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, ये पता लगा लिया। तो कोडॉन पता चल गए सभी, और टीआरएनए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये पता चल गया। तो बहरहाल प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, बिना कंप्लीमेंटेरिटी रूल का यूज किए कैसे फॉर्म होता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये पता चल गया। तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल चीज है वो है जेनेटिक कोड, और जेनेटिक कोड क्या होता है वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो 64 कोडॉन्स की जब आप टेबल बनाओगे तो उसमें सबसे पहले बेस 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 बेस, ये तो 4 बेस आपने एक रो में लगा दिए, 4 बेस एक रो में लगा दिए। और तो यहां से आप पहला वाला बेस ले लोगे U U, और क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3, तो एक रो इधर बना दो, है ना, U C A G। तो U आपने यहां से ले लिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा U इन दोनों को कांस्टेंट रखो, यहाँ वेरी कर दो, वेरिएबल कर दो यहाँ। ठीक है, ये वेरिएबल है तीसरा वाला। ऐसे ही U यहाँ से फिर से वेरी कर दो इसको, फिर U फिर से इसको वेरी कर दो। ठीक है, तो इस तरह से ये अब की बार दूसरा वाला मीन्स फर्स्ट वाला वेरी कर दो, सेकंड को कांस्टेंट रखो, और थर्ड तो हर बार वेरी करेगा ही। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये जो भी कोडॉन्स हैं बना लोगे। टेबल, बेसिकली टेबल कैसे हम 64 जो टोटल कोडॉन्स हैं वो कैसे बनाएं, टेबल की बात है ये केवल। अब बाद में पता चला इन साइंटिस्ट ने, जो हमने अभी पढ़े, कि यू जो पॉली यू है वो फिनाइलएलनिन को कोड करता है, और ये वाला UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG, ये सब ल्यूसीन अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये तो जो अभी हमने रिसेंटली साइंटिस्ट पढ़े थे, इन सब ने मिल के अंदाजा लगाया कि कौन सा कोडॉन किस अमीनो एसिड को कोड करता है। तो इस तरह से ये आपको टेबल याद भी करनी है ना। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि बताओ ये वाला अमीनो एसिड, ये वाला कोडॉन किस अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, और हाँ, अब 64 में से 3 को छोड़ दें तो सभी मीन्स 61 तो अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, लेकिन 3 कोडॉन ऐसे भी होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, और वो एक है UAA, एक है UAG, और एक है UGA, है ना। तो ये आप याद कर लोगे, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, इसलिए इनको हम स्टॉप कोडॉन भी बोलते हैं। वैसे इनको
नाम भी दिए गए हैं साइंटिस्ट ने, जिन्होंने भी इनको डिस्कवर किया है उन्होंने इनको नाम दिए हैं। इस वाले कोडॉन को बोलते हैं ओकर, और UAG को बोलते हैं एम्बर, और UGA को बोलते हैं ओपल, है ना। है तीनों का सेम फंक्शन है कि जैसे ही ये कोडॉन आएगा प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। जैसे ये सीक्वेंस है RNA का, और इस RNA के सीक्वेंस से कौन सा चेन बनेगा प्रोटीन का, तो वो आप इस टेबल की मदद से बना सकते हो। जैसे AUG जो ट्रिपलेट है वो किसको कोड करता है, तो AUG इधर ये मेथियोनिन को कोड करता है, तो इसकी वजह से मेथियोनिन कोड हो गया। अब ट्रिपल U किसको कोड करता है, तो हम जानते हैं फिनाइलएलनिन को, तो फिनाइलएलनिन आ गया इसकी वजह से। अब UUC किसको करता है, तो UUC भी फिनाइलएलनिन को करता है, तो ये तीसरा आ गया। UUC फिनाइलएलनिन, तो ये आ गया। ट्रिपल U फिनाइलएलनिन आ गया, ट्रिपल U फिनाइलएलनिन UUC। तो कोई भी सीक्वेंस दिया जाए RNA का और बताया जाए कि उससे प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस निकालो, तो आप इस टेबल का इस्तेमाल करके आसानी से उसको कर सकते हो। अब ये फीचर्स जो भी कोडॉन्स होते हैं या जो कोड है, जैसे हम एक तो पढ़ा था हमने कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल। तो कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल में तो एक सिंपल सी चीज थी कि अगर एक स्टैंड में इधर A होगा तो उसके अपोजिट में G आ जाएगा, नहीं सॉरी T आ जाएगा, है ना। A के अपोजिट में T आ जाएगा और G के अपोजिट में C आ जाएगा। तो ये तो सिंपल था कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल, जिसका अभी यहां कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह जेनेटिक कोड की बात कर रहे हैं, जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड भी बेसिकली रूल ही है, लेकिन ये सेट ऑफ रूल्स, कई सारे रूल्स हैं यहाँ। तो कुछ मुख्य रूल जेनेटिक कोड के, तो जेनेटिक कोड भी बेसिकली एक रूल ही है। जेनेटिक कोड सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय लिविंग सेल्स टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन इनकोडेड विद इन जेनेटिक मटेरियल इनटू प्रोटीन्स। तो जेनेटिक कोड बेसिकली रूल्स, RNA से प्रोटीन बनेगा तो उस समय क्या क्या रूल फॉलो होंगे, वही रूल तो जेनेटिक कोड हैं। तो हम कुछ मुख्य जेनेटिक कोड के जो फीचर्स हैं, मेन फीचर, सैलिएंट फीचर, उसकी बात करते हैं। तो पहली बात तो कोडॉन इज ट्रिपलेट, और अगर ये ट्रिपलेट है मतलब समझते ही 3 होंगे इसमें बेस। 61 कोडॉन कोड फॉर अमीनो एसिड, तो 61 तो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, एंड 3 कोडॉन डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, किसी को कोड नहीं करते, इसलिए ये स्टॉप कोडॉन्स की तरह वर्क करते हैं। तो ये एक फीचर है, हम जानते ही हैं। 1 कोडॉन codes for only 1 amino acid, hence it is unambiguous and is specific। ऐसा नहीं होता कि कोई कोडॉन एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड करे, कि UUA है और ये ल्यूसीन को भी कोड कर रहा है और ये आइसोल्यूसीन को भी कोड कर रहा है, ऐसा नहीं। हर एक कोडॉन सिर्फ एक अमीनो एसिड को ही कोड करता है, कोई भी एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड नहीं करता। तो ये पूरी तरह से ये बात तो स्पेसिफिक हो गई और अनएम्बिगुअस है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। Some amino acid are coded by more than 1 कोडॉन। तो हमने अभी टेबल देखी थी कि एक अमीनो एसिड तो कई
कोडोन से कोड हो रहा है, तो इसका मतलब जो कोड है वो डीजेनरेट है, कोड में डीजेनरेसी है। द कोडोन इज रीड इन mRNA in a contiguous fashion, there is no punctuation। मतलब ये है कि आरएनए पर जो कोडोन्स हैं उनको लगातार पढ़ा जाता है, कोई कॉमा नहीं, कोई ब्रेक नहीं, कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कुछ ऐसा, जैसे कि ये है AUG, तो इसके लिए कौन सा अमीनो एसिड आता है? मैट, मिथियोनिन। AAG के लिए क्या आता है? लाइसिन। ट्रिपल U के लिए क्या आता है? फिनाइलएलनिन। GGC के लिए क्या आता है? ग्लाइसिन। और AUA के लिए आता है आइसोल्यूसिन। और GUG के लिए आता है वेलिन। और इसके लिए आता है प्रोलिन। तो ये कंटिन्यूअस। अच्छा, अब क्या हुआ ये कि एक यहां से एक जो U है ना, इस वाले U को आप गायब कर दो, ठीक है, ये गायब हो गया, डिलीट हो गया किसी तरह से। तो इस ट्रिपलेट की वजह से आ गया मेथियोनिन, इस ट्रिपलेट की वजह से आ गया लाइसिन, जो ऊपर भी आया है। अब इस ट्रिपलेट का एक तो बेस निकल गया, अब इस ट्रिपलेट में से दो ही बचे हैं। तो होना क्या चाहिए कि इस ट्रिपलेट का गैप आ जाना चाहिए और अगले का अमीनो एसिड कोड होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। GGC की वजह से कौन सा आता था? ग्लाइसिन। तो यहाँ ग्लाइसिन नहीं आया, कौन सा है? ल्यूसिन। और ल्यूसिन किसकी वजह से आया? इस नए ट्रिपलेट की वजह से। तो अगर कोई डिलीट हो जाए या कोई नया आ जाए तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया जाएगा, कंटिन्यूअस मैनर में रीड किया जाएगा mRNA को, ठीक है। अब जो इस डिलीट होने की वजह से, तो ये एक नया कॉम्बिनेशन बन गया ट्रिपलेट का, UAG। और UAG क्या होता है? एक स्टॉप कोडोन होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के कंटिन्यूअस चलता है, इसकी जो रीडिंग होती है mRNA के ऊपर वो कंटिन्यूअस चलती है, यहाँ ये कहने की बात है। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। हाँ, मतलब अगर कोई कोड है, कोई RNA है, तो बैक्टीरिया में भी उसके लिए वही प्रोटीन बनने वाली है और इंसानों में भी उस RNA से वही प्रोटीन बनेगी। तो कोड यूनिवर्सल है। For example, from bacteria to human, UUU would code phenylalanine. Some exceptions to this rule have been found in mitochondrial codon and in some protozoan. बस इसके कुछ एक्सेप्शन है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा सम प्रोटोजोन। AUG के दो फंक्शन होते हैं। AUG एक तो मैट को कोड करता है, मेथियोनिन को कोड करता है, साथ ही साथ AUG इनिशिएशन कोडोन का भी काम करता है। मीन्स शुरुआत हमेशा हर प्रोटीन सिंथेसिस की जो स्टार्टिंग होगी वो हमेशा किससे होगी? मिथियोनिन से। तो मिथियोनिन इनिशिएटर कोडोन का भी वर्क करता है, इनिशिएटर कोडोन। इफ following the sequence of nucleotides in mRNA predict the sequence of amino acid coded by it, take help, ठीक है।